Hello everyone, welcome back. Welcome to my channel Excel Your Economics. In today's video, we are going to continue with the chapter for class 10th, Sectors of Indian Economy, in which previous video we have discussed about the introductory part of primary sector, secondary sector and tertiary sector. Now we are going to discuss how these sectors are correlated, and we are now going to comparing these three sectors. मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर किस तरह से एक दूसरे से साथ मिलके काम कर रहे हैं और इन तीनों का कंबाइंड प्रोडक्शन ही हमारी इकोनॉमी के लिए कैलकुलेटिव प्रोडक्शन बनता है. सो बिफोर आई स्टार्ट, दोज हु आर न्यू ऑन माय चैनल, do like, share and subscribe it, and also press on bell icon so that you can get time to time notification. So here we go. So in today's video we are going to compare the three sectors, that is of primary, secondary and tertiary sector, in which we need to understand this prospectus first, that from all these three chapters we produce variety of product. Means the large number of quantity is being produced from all these sector, and these sectors are actually प्रोवाइडिंग विद ऑल टाइप ऑफ कैटेगरी. और हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स में एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट लेवल है, किसी में अच्छी ग्रोथ है, कोई सेक्टर पीछे रह गया है, कोई सेक्टर आगे हो गया है. दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. तो हमें पता है लाइक आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, आज की जो कैपेसिटी है उसकी बात करें, तो सर्विस सेक्टर हमारी कंट्री में ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं एंड सर्विसेज भी ज्यादा रेंडर कर रहे हैं. कंपेयर करें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर को, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा प्रोवाइड करते हैं बट उनके तरफ से ज्यादा जनरेशन कैपेसिटी नहीं है, प्रोडक्शन है बट बहुत ज्यादा लो लेवल पे होता है, जिसकी वजह से वो हर सेक्टर को सस्टेन नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज हाउ दीज सेक्टर्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, एंड ओवरऑल प्रोडक्शन फ्रॉम ऑल दीज सेक्टर्स कंबाइंडली कॉल द प्रोडक्शन फॉर द कंट्री. तो हमें यहाँ जो कंपेयर करना है वो ये कि इन तीनों सेक्टर्स का प्रोडक्शन हम किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, किस तरह से कंबाइन करेंगे फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्शन. सो हियर वी हैव अ टॉपिक इन योर एनसीईआरटी एज वेल, दैट इज हाउ डू वी काउंट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टोटल प्रोडक्शन. सो नाउ हियर वी अंडरस्टैंड the problem related to how do we count the various goods and services and in total what production is counted for the nation. तो इन सबको समझने के लिए पहले हमें समझने कुछ prospectus. First, the value of goods and services are used rather than the actual value. It means here we are comparing the value of goods and services, and this value is actually called market value. Market value here means we are talking about price, right? तो मार्केट प्राइस को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द काउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अलोंग टू इट इसमें हम एक्चुअल वैल्यू को नहीं लेते हैं. एक्चुअल मीन्स जहां से वो ओरिजिनेटेड प्रोड्यूस हुई है. क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनेटेड प्रोड्यूस हुई है दैट इज अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो सेकेंडरी में जाकर के कहीं फाइनल में कन्वर्ट होगा, फिर फाइनली वो मार्केट में आएगा. तो जो मार्केट में बिकता है, जिस प्राइस पे बिकता है, वो वैल्यू हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं. Only final goods and services value are counted. Second point here highlighted, only final goods means हम सिर्फ फाइनल गुड को ही लेंगे, इंटरमीडिएट गुड को यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं. अब यहाँ ग्राइंड किया, इसको कन्वर्ट किया पाउडर में व्हीट को, और नाउ द फ्लोर मिल विल सेल द फ्लोर एट 10 रुपीज पर केजी. नाउ इट विल बी सोल्ड टू बिस्किट मेकिंग इंडस्ट्री, यानी जो बिस्किट बनाते हैं उनको बेचा जाएगा 10 रुपीज पर केजी पे, राइट? दिस इज समथिंग. तो अब ये जब बिस्किट मेकिंग इंडस्ट्री पे गया तो उन्होंने इसमें शुगर मिलाई, क्रीम मिलाई और कई सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाए, जिसको कंबाइन करके उन्होंने बिस्किट तैयार किया, और मार्केट में वही बिस्किट अब 60 रुपीज पर पैकेट के अकॉर्डिंग बिकेगा. ठीक है, तो अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले जो व्हीट की प्राइस थी वो 8 रुपए थी, फिर 10 रुपी उसके फ्लोर की कीमत हुई जो पैक करके यहाँ पहुंचा, और फाइनल प्रोडक्ट जो बन के आया वो 60 रुपीज पैकेट बना. अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो प्राइस कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 10 प्लस 8 कितनी हो गई? 78 रुपीज. अब अगर मैं 78 रुपीज यहाँ पर लूं तो प्राइस कितनी ज्यादा दिख रही है मार्केट में, राइट? और इतनी ज्यादा प्राइस एक प्रोडक्ट की नहीं होती है अगर हम इसको इस कंपैरिजन में लेते हैं. तो अब इसको क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि बिस्किट इंडस्ट्री के लिए फ्लोर एक इंटरमीडिएट गुड था, तो जब उसने अपनी फाइनल प्राइस डिसाइड करी उसी में उसने इंटरमीडिएट की कॉस्ट पहले ही ऐड कर दी. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में बिकता है
उसमें सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। वो रॉ मटेरियल भी लगा देता है, टैक्स भी लगा देता है, सब मिला जुला के ही आप पे इम्पोज करता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरपी। तो यानी वो जो प्राइस सेट हुई है उसमें ऑलरेडी इसकी कीमत भी है और इसकी कीमत भी है। यानी वीट जो फार्मर ने इनको बेचा, राइट, इनके लिए वो 8 रुपए कॉस्ट थी, ठीक है। अब उस कॉस्ट में उन्होंने 2 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके 10 रुपए में तैयार की, और 10 रुपए में फिर इन लोगों ने इसको बेच दी। अब वो 10 रुपए में इन्होंने कितना और ऐड कर दिया, 50 रुपए, क्योंकि बीच में शुगर भी यूज हुआ, क्रीम भी यूज हुई, मशीनरी भी लगी, लेबर भी लगी, इन सबको सबकी कॉस्ट उन्होंने यहाँ ऐड करके इसकी फाइनल प्राइस 60 रुपीज बना दी। तो इस तरह से हम जब कैलकुलेट करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड को काउंट नहीं करते, किसको कर रहे हैं, फाइनल गुड को। क्यों फाइनल गुड को, क्योंकि फाइनल गुड में ये 10 रुपए यहां से आए हुए ऐड हो गए, इस 10 रुपए में ये 8 रुपए यहां से आए हुए ऑलरेडी ऐड हो गए। So this is why we add only final good, because if we calculate these two into it, what will happen? प्राइस बढ़ेगी, साथ में डबल काउंटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी इस प्राइस में इसको काउंट कर लिया है। So this is how we calculate final good। उसकी वजह से ही हमारी जीडीपी की डेफिनेशन बनती है। Here is the definition. Now you need to understand the definition. The value of final good and services produced in each sector means प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीनों सेक्टर से प्रोड्यूस हुई फाइनल गुड। अंडरस्टैंड अगेन, ईच सेक्टर से प्रोड्यूस हुई फाइनल गुड सर्विसेज ड्यूरिंग एन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज ईयर, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन टू द सेक्टर ऑफ फॉर द इकोनॉमी। तो हमें इसको क्या कहना है, ओवरऑल जीडीपी इज द टोटल वैल्यू, the total market value of final goods and services produced in an accounting year, fiscal year, or it is an economic year in a country or economic territory is called GDP of the country. तो GDP में जो हम फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं that is starting from 1st April to 31st March every year। तो उस टाइम पीरियड में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है तीनों सेक्टर से, फाइनल, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल, that will be considered as GDP of the country. So here is the definition of ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको मेजर कौन करता है, द मेजरमेंट इज डन बाय द सेंट्रल मिनिस्ट्री। डेफिनेटली जो सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है वो जीडीपी का मेजरमेंट करती है। वी ऑल नो दैट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री दैट विल बी हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग जीडीपी, बट सेंट्रल मिनिस्ट्री अलोन कैन नॉट डू इट। फॉर दैट दे नीड द सपोर्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। यानी हर स्टेट का, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्शन सिटी और रूरल एरिया से स्टार्ट होता है, तो ईच एंड एवरी लेवल की गवर्नमेंट अपने अपने एरिया का टोटल वॉल्यूम, टोटल प्रोडक्शन कैलकुलेट करती है, दैट टू ओनली फाइनल, फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर उसको स्टेट तक, स्टेट से सेंट्रल तक पहुंचाती है। तो ओवरऑल कंट्री की हमें जीडीपी पता चलती है। एंड वी नो टुडे हमारी जो पैंडेमिक सिचुएशन में, उसमें हमारी जीडीपी का रेट क्या चला गया है, -23.9। इट इज अ वेरी पुअर कंडीशन कि हम माइनस में भी 23 पे चले गए हैं, बहुत बुरे हाल में है अभी, और हमें अपनी कंट्री में जीडीपी की वॉल्यूम को वापस इंप्रूव करना है। फॉर दैट वी नीड टू इंप्रूव इन ऑल द वे, इन ऑल दी सेक्टर्स। सो दिस इज हाउ दी सेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। जस्ट राइट डाउन द होल, देन विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, बैकग्राउंड और हिस्ट्री ऑफ दी सेक्टर। So now we'll discuss over historical change in these sector. First of all, you need to understand when any economy start and they started with their freedom, they all were focusing on primary sector first, because we all know कि primary sector जो activity है वो natural resources से related है। तो हर country में सबसे पहले जब शुरुआत हुई सिविलाइजेशन की, जब हम कह सकते हैं जब शुरुआत हुई इकोनॉमिक स्टेटस की, सिविलाइजेशन तो नहीं बट इकोनॉमिक स्टेटस को जब रियलाइज करना लोगों ने शुरू किया कि हमें इकोनॉमी में रह करके, मीन्स हमें अर्निंग सीखनी थी। अर्निंग सीखने की जब हम कैटेगरी में घुसे, जब हमने तीनों सेक्टर्स को कंपेयर किया, तो हमने ये देखा कि जनरली हर कंट्री का स्टेटस जो है, जो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो प्राइमरी सेक्टर से ही शुरू हुआ है। क्योंकि इनिशियली लोगों को सिर्फ नेचर से ही जुड़ा पाया गया, नेचर से ही वो लोग चीजों को यूज करना सीखे, और नेचर के थ्रू ही अपनी अर्निंग्स, अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन करना भी सीखा। इसका मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है वो हर कंट्री का एक बेस सेक्टर रहा है और हमेशा रहेगा, क्योंकि प्राइमरी से ही हमें रॉ मटेरियल मिलता है। बट ग्रेजुअली जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, प्राइमरी सेक्टर जो पहले प्रोमिनेंट हुआ करता था, मोस्ट इफेक्टिव हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
वो स्लो डाउन होने लगा, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ने मशीनरी इंट्रोड्यूस करी, टेक्निक इंट्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से गुड्स का प्रोडक्शन और फास्टर हो गया। फिर लोगों ने इंडस्ट्री बनाना शुरू करी, फैक्ट्री बनाना शुरू करी, बिल्ड करी नए नए इंडस्ट्रीज, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके थ्रू वो मैन्युफैक्चरिंग सीखे, उस नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करके नए नए गुड्स बनाना सीखे और उन नए गुड्स को चीप रेट में मार्केट में निकाल दिया और उसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ने लगी। तो लोगों ने इस नए एरा को देखा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी हम प्राइमरी से सेकेंडरी में जंप कर गए। और फिर जब धीरे धीरे हम और मॉडर्नाइज्ड हुए, पिछले 100 साल में देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो डेवलप कंट्री हैं, अगर हम यूएस, यूके और चाइना की बात करें तो ये सारी डेवलप कंट्री जो है बेसिकली अब सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड हो गई हैं। यानी ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अब किस सेक्टर से मिल रहा है? सर्विस सेक्टर से। इवन इंडिया इज ऑल्सो सेंटर्ड ऑन सर्विस सेक्टर कंपेयर टू प्राइमरी, बट हमने भी अपनी शुरुआत प्राइमरी सेक्टर से ही की थी। तो यही है एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किस तरह से ये सारा इकोनॉमी, द वर्ल्ड इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सर्विस सेक्टर, दैट टर्शरी सेक्टर। तो ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पर कंबाइन किए हुए हैं, जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे क्या हिस्टोरिकल चेंजेस आए इन तीनों सेक्टर में, कैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी पे शिफ्ट कर गए। सो हियर वी हैव इन ऑल कंट्री इनिशियल डेवलपमेंट इज सेंटर्ड टू प्राइमरी सेक्टर, यानी हर कंट्री का जो इनिशियल ग्रोथ लेवल था, जो इनिशियल स्टेजेस थी, हम कार्ल मार्क्स की स्टेजेस पढ़े, हम इकोनॉमिक प्लानिंग में कई सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने कई सारी स्टेजेस बताई हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड ऑल। तो वो सारे जो कंट्री, बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात यहाँ की गई है, वो सबसे पहले किस पर डिपेंडेड थे? प्राइमरी सेक्टर, इन विच एग्रीकल्चर, फिशरी, फॉरेस्ट्री, डेयरी, दीज ऑल एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व, इवन माइनिंग, राइट। With modernization, method of farming has changed. जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, लोगों ने नया कंसेप्ट अपनाया, नई टेक्निक अपनाई, तो फार्मिंग मेथड भी बदल गए, फार्मिंग में भी टेक्निक्स आ गई। पहले बुलक कार्ड यूज होते थे, अब क्या यूज होने लग गए? धीरे धीरे वहां पे हमारे ट्रैक्टर्स आ गए, थ्रेशिंग मशीन आ गई, इक्विपमेंट्स आ गए, टूल्स आ गए, जिसकी वजह से फार्मिंग और इजी हो गई और फार्मिंग से प्रोडक्शन हाई होने लग गया। तो जो मॉडर्नाइजेशन आया, नई मेथड आई, उससे फार्मिंग चेंज हुई, विच प्रॉस्पर्स दिस सेक्टर, उसने इस सेक्टर को प्रॉस्पर कर दिया, आगे बढ़ा दिया, एंड द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम दिस सेक्टर हैज बीन इंक्रीज। इसके साथ साथ प्राइमरी सेक्टर में जैसी मॉडर्नाइजेशन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, यानी कि लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी यहां मिलने लगी। बट विद दिस क्राफ्टमैनशिप एंड दी ट्रेडर्स इंक्रीज, अब इसी के साथ साथ क्या हो गया? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया, अब प्रोडक्शन बढ़ा तो एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज बढ़ी, लोगों ने क्राफ्टमैनशिप सीखा, मॉडर्नाइजेशन आया, टेक्निक्स आई, टूल्स आए, तो उन्होंने उससे क्राफ्टमैनशिप सीखी, तो वो ये भी सीख गए कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, इन गुड्स को मार्केट में कैसे पहुंचाना है, कैसे खरीदना है, कैसे रॉ मटेरियल करना है, कैसे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है, ये सारी टेक्निक को धीरे धीरे सीखने लगे। तो वही क्राफ्टमैनशिप डेवलप होने लगी, ट्रेडरशिप डेवलप होने लगी, सब इंक्रीज हुए। फिर मार्केट में एक सिनेरियो आया जिसमें बाइंग और सेलिंग प्रोसेस इंक्रीज होने लगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, यानी लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि उनको चॉइस मिलने लगी। जैसे जैसे टेक्निक आई, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉस्पेरस हुआ, इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, इनकम आने लगी, लोगों के पास इनकम आई तो डिमांड बढ़ने लगी, बाइंग सेलिंग बढ़ने लग गई। और जब बाइंग सेलिंग बढ़ी, यानी हमें खरीदना और बेचना बढ़ा, तो उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड बढ़ी, तो ट्रांसपोर्ट बढ़ गए, यानी कि लोग जो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में लगे हुए उनको काम मिलना शुरू हो गया, यानी ट्रांसपोर्टर बढ़ गए, एडमिनिस्ट्रेटर बढ़ गए, क्योंकि इन सबको रेगुलेट करना, रूल्स के साथ, नियम के साथ, कानून के साथ चलाने के लिए हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप चाहिए था, तो वो भी इंप्रूव हो गया, वो भी इसमें आ गया, आर्मी आ गई, सारी चीजें कनेक्टेड इंक्रीज होने लगी, तो एक चेन बन गई। जैसे एग्रीकल्चर फॉस्टर हुआ, क्राफ्टमैनशिप बढ़ी, ट्रेडर्स बढ़े, जिन्होंने क्या इंक्रीज कर दी? बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीज कर दी, जिसके साथ ट्रांसपोर्टर बढ़ गए, एडमिनिस्ट्रेटर बढ़ गए, आर्मी बनने लग गई, धीरे धीरे हमारी टेक्निक चेंज होने लगी। फिर इसी न्यू मेथड ने एक और सिनेरियो स्टार्ट किया, दैट गेव राइज टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन्हीं न्यू मेथड से हमने सीखा कि इन रॉ मटेरियल को नए नए फॉर्म में बदल सकते हैं, नई नई गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिमांड बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई, यानी फैक्ट्रीज एग्जिस्टेंस में आ गई, इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेंस में आ गई,
एंड एक्सपेंड होना शुरू हो गई। यही फैक्ट्री आगे बढ़ने लगी, नई नई ब्रांचेस खुलने लगी, कई एरियाज, कई सिटी, कई स्टेट्स में ये डेवलपमेंट शुरू होने लग गया। एंड लोगों ने जब देखा कि एग्रीकल्चर के अलावा ये सेक्टर भी एक नया है जिसमें हमें काम मिल सकता है, हमारा जो इनकम के सोर्सेज हैं बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। तो लोगों ने अपना जो एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन बना रखा था एग्रीकल्चर को, उससे थोड़ा सा शिफ्ट किए इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए, कहां पहुंच गए, सेकेंडरी सेक्टर में। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर से वर्कफोर्स शिफ्ट होकर के कहां आ गई, सेकेंडरी सेक्टर में। तो प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर भी रिड्यूस हो गया और सेकेंडरी सेक्टर भी एक्सपेंड होने लगा। एंड ओवरऑल सेकेंडरी सेक्टर देन प्रोवाइड्स मोर गुड्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह से सेकेंडरी सेक्टर का एक्सिस्टेंस शुरू हो गया। सेकेंडरी सेक्टर जनरेशन में आ गई, इकोनॉमी में आ गई और उसने भी प्रोडक्शन में हेल्प करनी शुरू कर दी। तो ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड. And in the last, if we are going to see the historical change in the sector, we can see the today's scenario is totally based on service sector. How? It was due to modernization in the last 100 year. पिछले 100 सालों में there has been a shift from secondary to service sector. यानी पिछले 100 सालों को अगर मैं कंपेयर करूं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखूं, तो हमें पता चलेगा किस तरह से है मॉडर्नाइजेशन के साथ, न्यू एरा के साथ, न्यू मेथड के साथ फिर सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हमने कहा ना, हमें ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ी, एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ी, हमें बाइंग सेलिंग की इंक्रीज हो गई हमारी कंट्री में। इन सबको मेंटेन करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था, हमें एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए था, हमें लॉ एंड ऑर्डर चाहिए था, हमें बैंकिंग चाहिए थी, यानी जो इन सबको फाइनेंस कर सके, प्राइमरी और सेकेंडरी को भी। हमें और भी केपीओ, बीपीओ, इस सारी सुविधाएं हमें जरूरत पड़ने लगी। बाहर से ट्रेडिंग हो गई तो कम्युनिकेशन लेवल बढ़ा हमारा, यानी हमें ट्रेडिंग के लिए बढ़ना था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने थे तो हमें कम्युनिकेशन लेवल इंप्रूव करना था, तो हमें आईटी की जरूरत पड़ी, नॉलेज इकोनॉमी की जरूरत पड़ी। अलोंग साइड हम एक्चुअली सर्विस सेक्टर में डेवलप हो गए और आज इंडिया का मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो है वो सर्विस सेक्टर से ही है। मीन सर्विस सेक्टर अलोन मोर देन 50% शेयर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। सो दिस इज हाउ सर्विस सेक्टर केम इनटू एग्जिस्टेंस विथ दिस सिनेरियो। इन डेवलप्ड कंट्री स्पेशली सर्विस सेक्टर प्रोमिनेंट है क्योंकि उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम यही है। So it become most important to provide total power production and the employment. So finally, nowadays we all can see from developed country to our developing country, we have realized the importance of service sector because nowadays service sector is a major sector providing total production and the employment. आज हमारी वर्कफोर्स मोर देन 70% सर्विस सेक्टर में ही काम कर रही है। वाइल वी नो कि एग्रीकल्चर में है डिपेंडेंसी, बट एक देखा जाए तो नॉर्मली ज्यादातर लोग इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इनफॉर्मली और फॉर्मली, दोनों तरीके से। अब ये क्या है, दैट विल स्टडी लेटर। तो ये भी आपके इसी चैप्टर में फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज सब इसी में है, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो सर्विस सेक्टर आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द हिस्टोरिकल चेंज इन दिस सेक्टर। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई प्राइमरी से, बीच में पहुंचे हम, शिफ्ट हुए नए एरा के साथ, डेवलप कंट्री चाहे डेवलपिंग कंट्री की बात करें, पहुंच गए हम सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो डिमांड बढ़ी, जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उसने एक नया चेंज क्रिएट कर दिया, दैट टू इन सर्विस सेक्टर, यानी डिमांड फॉर ऑल सर्विसेज रिलेटेड टू सपोर्ट ऑफ दीज टू सेक्टर। तो इस तरह से हमारी जर्नी एग्रीकल्चर से सर्विस पे आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल चेंज इन दिस सेक्टर. I hope you all have understood. Now in this chapter we will continue comparing all these three sector in terms of GDP. जो अभी हमने पढ़ा था, what is GDP? GDP is a total production. तो अब हमने देखा किस तरह से पहले टोटल प्रोडक्शन इससे क्रिएट हो रहा था, फिर टोटल प्रोडक्शन इससे क्रिएट होने लग गया एम्प्लॉयमेंट, एंड लास्टली इट इज क्रिएटेड बाय दिस सेक्टर. तो तीनों सेक्टर ही प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं. अब ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, दैट ऑल विल बी डिस्कस विद द यूज ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम. दैट विल डू इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय.